सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का पार्ट 2। और ओवर जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया था उसे हम पूरा प्री कैप सा कर लेते हैं, ताकि जब आप चैप्टर पार्ट 2 पढ़े तब आपको मतलब कुछ पॉइंट्स याद रहें जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साउथ अफ्रीकन की कहानी पढ़ी थी। हमने साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ी थी कि साउथ अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला नाम के व्यक्ति थे। वो उन्होंने स्ट्रगल अंग्रेज मतलब वो बहुत मूवमेंट चलाते थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के भी साथ थे वो। और जो है स्ट्रगल अंग्रेज अपार्थाइड करते थे, इसलिए उनको और 7 और लीडर्स को जेल में डाल दिया, रॉबन आइलैंड की जेल में। बहुत ख़तरनाक जेल था। और क्या कहते हैं, और 28 ईयर्स तक वो जेल में ही थे। और कब जेल में रखा गया? 1964 में जेल में उनको रखा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अपार्थाइड की अभी हम बात करें कि अपार्थाइड के वो अपोज थे, है ना, अपोज थे अपार्थाइड के। तो अपार्थाइड था क्या? अपार्थाइड था क्या? तो हमें कुछ ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अपार्थाइड ऐसा क्या चीज़ थी कि सारे उसके खिलाफ हुए पड़े थे। अपार्थाइड के बारे में रिवाइज करने वाले। ओके, जो अपार्थाइड थी ना, अपार्थाइड में क्या था कि जो अपार्थाइड एक सिस्टम था रेशियल, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर के बेसिस पे। जैसे कि वाइट ब्लैक, तुम कलर्ड हो, तुम वाइट हो ब्लैक हो। वाइट लोगों को सुपीरियर माना जाता था और बाकी जो कलर्स थे ब्लैक और कलर्ड, और ब्लैक जो थी मेजॉरिटी में थी, थर्ड फोर्थ पॉपुलेशन जो थी वो ब्लैक की ही थी। और जो है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बिटवीन टू पीपल थे। फिर मतलब कि कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो पॉपुलेशन थी वो जो थी ऑलमोस्ट जो थी वो क्या कहते हैं, ब्लैक ही थी, ऑलमोस्ट ब्लैक थी। और जो हमारे वाइट थे वो मिनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वो थे, ना ही वो ब्लैक थे ना ही वो वाइट थे, वो बीच में थे और इंडिया से माइग्रेट हुए थे। और ये जो इस अपार्थाइड करते करते उन्होंने बहुत सारी किलिंग, जो वाइट लोग थे बहुत किलिंग करते थे, बहुत ही टॉर्चर करते थे। और जो सरकार भी बनी थी वाइट लोगों की थी, वोटिंग राइट भी वाइट लोगों का था, हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल स्कूल्स सब कुछ बांटे हुए थे ब्लैक और वाइट में। और जहाँ कोई वाइट की जगह में आता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी और किसी को भी अलाउमेंट नहीं थी वाइट के प्लेस में आने की। और जो भी जितनी भी चीज़ें मिली थी, हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, जितनी भी ब्लैक लोगों की थी वो सारी ही बकवास थी। और वोटिंग राइट वाला भी आपको बता दिया मैंने, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। फिर उस बाद जब जो है 1950 में लोगों को अपोज करना सूझा, उनको लगा कि अब ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अपोज करना चाहिए। तो फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो एक मूवमेंट चला रही थी, जो अपार्थाइड के अगेंस्ट मूवमेंट चला रही थी, तो वो शुरू हो गया। इवन जो चर्चेस थे उसमें वो भी अलग अलग बने थे, ब्लैक के अलग, वाइट के अलग, ब्लैक के अलग चर्चेस भी बने हुए थे। और 1950 में जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने अंग्रेज अपार्थाइड के लिए सोच लिया, अब तो हम अपार्थाइड सिस्टम के अंग्रेज जाएंगे, और इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। उनको तो इवन एसोसिएशन और प्रोटेस्ट करना भी अलाउ नहीं था, और कैसे ना कैसे करके इन्होंने बना ली। फिर उसके बाद फिर भी वो नहीं मान रहे थे ब्लैक्स। जो बाहर के जितने भी अदर कंट्रीज़ थी उन्होंने भी बोला कि ये गलत कर रहे हो तुम इनके साथ। और फिर जैसे ना कैसे करके ये जो मूवमेंट है वो बढ़ती रही। कुछ मतलब कि कुछ वाइट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो अच्छे वाइट्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। और वाइट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, कंट्रीज़ ने भी बोला था ये सही नहीं कर रहे हो तुम, टॉर्चरिंग किलिंग वाला भी आपको पॉइंट बता दिया था मैंने। और फिर प्रोटेस्ट बढ़ता रहा, स्ट्रगल बढ़ता रहा, और फाइनली 1994 में जाके क्या मिला हमें, मतलब कि साउथ अफ्रीका को क्या मिला, रिपब्लिक बन गया साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नेल्सन मंडेला बाहर आ चुके थे, 28 ईयर्स ऑफ प्रिजमेंट काट कूट के आ गए थे बाहर। 26 अप्रैल
1994 में क्या हुआ, रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक बन गया साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद अब साउथ अफ्रीका जो है रिपब्लिक बन गया था, बट जो नेल्सन मंडेला जी ने स्पीच दी थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने मतलब कि अनफ्लैग किया था मिडनाइट के 26 क्या था, 26 अप्रैल। मार्च के बाद पेपर होते हैं, पेपर हो के सारे, मतलब आप ऐसे याद कर लो कि पेपर हो गए थे उनके, जितने भी उन्होंने पेपर देने थे वो हो गए थे। और फिर अप्रैल में 26 अप्रैल में 1994 में उन्होंने क्या किया, अनफोल्ड किया अपना जो है न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री को बॉर्न किया उन्होंने उस दिन में। एक न्यू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बना था, मतलब कि न्यू साउथ अफ्रीका बन गया था, जो क्या था, रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक था। उन्होंने जो वाइट लोग थे और जो ब्लैक लोग थे दोनों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसा क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला जी थे उनका मानना था कि जो भी इन्होंने किया है हमें उनके लिए इनको माफ़ कर देना चाहिए और हमें इक्वल बिहेव करना चाहिए। जितना हमारा यहाँ रहना जो है, जितनी हमारी ये साउथ अफ्रीका है उतनी वाइट लोगों की भी है, और हमें सोशल जस्टिस बना के पीसफुली एक साथ रहना चाहिए। और मतलब कि अब हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे में। अब हमें, क्योंकि हम जानते हैं जब हम क्या कहते हैं, अभी हम वाइट लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाएंगे, तो हमें तो पता ही है कि जब ये बिहेव होता है, जब ये अपार्थाइड सिस्टम लगा था इन पे, तब इनको पता था कि कितना बुरा लगता है जब आप किसी की अंडर होते हो, और मतलब कि कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आप पे। और अब हम जानते हैं, हम उस फेज से गए हुए हैं, इसलिए अब हमें वो चीज़ दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। अब हमारी न्यू कंट्री बन चुकी है, न्यू बॉर्न हुआ है साउथ अफ्रीका का, हमें अच्छी तरह से अच्छा बन के रहना चाहिए। और फिर जब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे, 2 इयर्स तक इन्होंने बहुत सारी डिबेट्स, डिस्कशंस की, और एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें बहुत सारे राइट्स दिए थे, एक्सटेंसिव राइट्स लोगों को मिले थे, बहुत सारे राइट्स मिले थे लोगों को। और क्या कहते हैं कि उन्होंने ये भी बोला था कि किसी को हम डिमॉन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना है, सारे पार्टिसिपेट करेंगे, किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, ट्रीटेड एज डिमॉन एंड नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। जब क्या होगा, इन सर्च ऑफ द सोल्यूशन, जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा होगा, टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च ऑफ सोल्यूशन नोबडी विल बी एक्सक्लूडेड एंड नोबडी विल बी ट्रीटेड एज डिमॉन। और जो सोल्यूशन निकलेगा, एंड द सोल्यूशन विल बी एंड द सोल्यूशन जो होगा, वो जो सोल्यूशन निकलेगा, एंड द रिजल्ट ऑफ द सोल्यूशन, जो भी रिजल्ट निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, वो सबके लिए होगा, सबको एग्री करना होगा। दे एग्री दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कि जो सोल्यूशन है आया है उसका सभी पार्ट बनेंगे। दे हैव ऑल्सो, डिमॉन की तरह हम बिहेव नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत फाइनेस्ट बना लिया था। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था साउथ अफ्रीका, और अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी ये, और सीधा डेमोक्रेटिक कंट्री में आ गई थी। मतलब कितना, मतलब कि एक खुद वर्क टुगेदर करके इन्होंने इतना फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड सब कुछ भुला के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो है इन्होंने ये भी बोला कि दे एग्री दैट नोबडी विल बी एवरीबडी विल बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कि सभी सोल्यूशन का पार्ट बनेंगे। प्रियम्बल बना, प्रियम्बल जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है, जो हमने अमेरिका से सीखा है। अमेरिका ने प्रियम्बल बनाया था, और हमने अमेरिका से सीखा है कि प्रियम्बल बनाना। हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज से सीखी है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी, यहाँ पर बस मैं वही बता रही थी आपको। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद
उसके बाद देखो अनडेमोक्रेटिक कंट्री से, जो मैंने आपको बताया था, अनडेमोक्रेटिक कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। इसने बहुत इंस्पायर किया लोगों को, इनके जो इन्होंने जो वर्क टुगेदर किया उससे इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन, बहुत ही रेनबो नेशन बना लिया है, बहुत ही फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, और अब ये मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है। अब वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, अब ये क्वेश्चन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज accepted by all of the people, and in which the relationship between the people and the government and the state government and the union government is written। ऐसा ऐसा आप लिख सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सोल है एनी डेमोक्रेटिक कंट्री का, ये एक आप कह सकते हो एक सोल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके बिना मतलब कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर हो वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। ठीक है। अब आपको क्या लगता होगा कि जैसे कि अब अब कोई भी वाइट लोग है, ब्लैक लोग है, कितने इन्होंने सफ़र किए, है ना, कब के ये झेल रहे हैं, एक दूसरे को नफरत करी बैठे हैं, और एक दिन में भरोसा नहीं जाग सकता। अब वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के साथ कितना बुरा किया था। अब ब्लैक लोगों को तो विश्वास नहीं होगा ना कि ये तो हम जब ये पावर में आ जाएंगे तो ये हमारे साथ भी बहुत बुरा सल्यूट कर सकते हैं, या फिर वाइट लोगों को भी विश्वास नहीं था कि जब ये पावर में आ जाएंगे कि हमें ये छोड़ेंगे, मतलब वाइट लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि वाइट लोगों ने खुद को भी पता था कि हमने बहुत बुरा किया है, ये शायद हमें ना छोड़े, मतलब विश्वास नहीं बन पा रहा था एक दूसरे को। बट जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन्होंने जब लॉज बनाए, कुछ ऐसी बातें एक्सेप्ट की, जैसे कि ब्लैक लोगों ने कहा कि कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए मिनॉरिटीज़ के लिए, तो वो वाइट लोगों ने माना ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि थोड़े से एक्स्ट्रा राइट्स हो जाने चाहिए मिनॉरिटीज़ को। और इन्होंने क्या बोला कि कोई भी मतलब इन्होंने और क्या बोला था, मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनके जो है राइट्स होने चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला था, इन्होंने वाइट लोगों ने ये भी डिमांड की थी ब्लैक लोगों से कि 1 पर्सन 1 वोट, ब्लैक लोगों से कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। वाइट लोग क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि वाइट लोग मिनॉरिटी में थे, वो कह रहे थे कि फिर तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। बट फिर उन्होंने वाइट लोगों ने डिमांड रखी कि हमें 1 पर्सन, सॉरी ब्लैक लोगों ने डिमांड रखी कि हमें 1 पर्सन 1 वोट चाहिए, तो वाइट लोगों ने मान लिया। और फिर वाइट लोगों ने भी डिमांड रखी कि जो मेजॉरिटी का एब्सोल्यूट रूल नहीं रहेगा, चेंज होती रहेगी गवर्नमेंट, वाइट भी जो है आ सकते हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट रूल मेजॉरिटी का नहीं रहेगा, ये बोला। जो वाइट लोगों ने ये भी डिमांड किया कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारे ब्लैक्स पीपल हैं वो हमारी प्रॉपर्टी ना लें। तो ये चीज़ ब्लैक लोगों ने मान ली कि हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे और हम आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्ट भी करेंगे। और भी बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने माननी है एक दूसरे में विश्वास करके। विश्वास कैसे पैदा हुआ, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी, जब इन्होंने ये चीज़ें एग्री की और बोला कि ओके हम मानते हैं और हम कहते हैं कि आप कर सकते हो, मतलब कि यू कैन डू। और फिर कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किए, ओके। और तीसरा था कि दे वांटेड सस्टेनेबली सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, की जो सोशली एंड इकोनॉमिकली राइट्स हैं वो ब्लैक लोगों ने बोला कि भाई सोशली एंड इकोनॉमिकल की राइट्स जो हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने वो भी मानी। बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए, एक दूसरे पे विश्वास कैसे किया, जब उन्होंने ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या पैदा कर रहा है, लोगों में ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है। तो ये फर्स्ट नीड नहीं होगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो ट्रस्ट पैदा हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो रहा है,
हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? हमें अपने राइट्स पता चल रहे हैं, हमें हमें अपने राइट्स पता चल रहे हैं, हमें पता है कि हमारी ये राइट्स है, जब वायलेट हो गए ना हम अब जुडिशरी में चले जाएंगे, केस कुछ कर देंगे। और हमें ये भी पता है कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, या फिर किसके पास डिसीजन लेने का हक है, किसके पास नहीं है, किसके पास जो गवर्नमेंट की पावर कौन कौन सी है, किसके पास कौन कौन सी पावर है, और जो लिमिटेशंस हैं पावर की वो भी बताई हुई है, ताकि एक्सप्लॉइट ना हो पावर्स। और जो भी गवर्नमेंट जो भी पीपल की एस्पिरेशन है वो भी लिखी हुई है कि कैसे गुड सोसाइटी बननी चाहिए। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी आपका जो है एसोसिएशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। अब कोई गेम ले लो, जब उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो बस फिर जैसे कंट्री में भी देखो कोई रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आप लिखा हुआ है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। या कोई आप क्रिकेट गेम देख लो, या फिर कोई भी गेम भी देख लो, जो उसमें कोई रूल्स नहीं होंगे या कोई रेगुलेशन नहीं होगी, बंदा तो अपने आप ही चीटिंग मारता रहेगा, कुछ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो अनफेयर हो गया, और ना ही लोगों को ट्रस्ट आएगा उस बंदे में। बट लोगों को जब क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो लिखे होंगे तो हमें पता है कि जो ये रूल्स हमने वॉयलेट नहीं करने हैं, जब ये वॉयलेट हुए तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है, जो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे जो लोग हैं वो एक साथ बनकर रहें, राइट। और ये बताता है किसी के पास कौन सी पावर है, फलाना टीम का। और इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये जो है एक्सप्रेस करता है, इसने रिटन फॉर्म में लिखा होता है। जो एस्पिरेशन होती है पीपल की, लोगों की, अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी की गुड सोसाइटी होगी कैसे हमारा इंडिया, जैसे हमारे इंडिया में कैसे इंडिया होगा, साउथ अफ्रीका कैसा होगा, वो लोगों में डिपेंड करता है। ठीक है, और जो अमेरिकन्स हैं उनकी जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला जो फ्रीडम था वो अमेरिकन ने लिया था, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से। और इन्होंने ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और लोगों को बहुत इंस्पायर किया था कि अभी तक हर एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी थोड़ी बहुत जो है कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। और जो और बहुत सारी, मतलब आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डे में। और ये सबूत क्या है, ये जो चार चीज़ें हैं वो इसका सबूत है। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यहीं से स्टार्ट करना था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन सी मुश्किलें आई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना अच्छी तरह रिटन फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आप देखो कितने साल हो गया हमें हम वही कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो कंट्री है वो अभी भी चल रही है। कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बदलना पड़े। ऐसा तो हुआ है कि हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ गई हो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बदलनी पड़ गई हो, बट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कभी नहीं बदला है। और ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। चलो अब हमारे महान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सुनते हैं, कैसे कितनी मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कि कौन कौन लोग शामिल थे, मतलब कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जा रहा था, सब हम यहाँ पढ़ेंगे। चलो थोड़ा बिग कर लेते हैं स्क्रीन। ओके, like South Africa, India's constitution was also drawn by under very difficult circumstances। अभी ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका का ही बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ब्लैक्स भी बैठे थे, कलर्ड है ना, वाइट भी बैठे थे और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और कुछ कंप्रोमाइज़ किए, कुछ मना भी किया उन्होंने। बट इंडिया भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस से क्या बना रहा था, बहुत अपना
क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि अब हम डेमोक्रेसी को हम जानते नहीं थे, वी वर नॉट नोइंग अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड नाउ वी वर मूविंग फ्रॉम दी फ्रॉम द मोनार्की और या फिर वन पार्टी रूल, फ्रॉम द वन पार्टी रूल टू टुवार्ड्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम एक अलग से गवर्नमेंट जो इतने सालों से चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जो भी हो रहा था, अब हम उससे उठकर जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे वो करती है, कैसा नहीं, डेमोक्रेटिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमें डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तो पहले डिफ़िकल्ट था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब क्या हो गया था, तब हमें जो पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया था। और जितने भी जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन होते हैं पहले मैं आपको बता ही दूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, जिन्होंने मतलब बनाया, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो पहले ही क्या हो गई थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो पहले ही मतलब कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस हो गए थे। मतलब कि जो 1937 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस हो गए थे, और फिर 1946 में जो है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पर वोट डाले थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने फिर फर्दर जो है लोग बनाए थे। और ये जो फर्दर, क्योंकि जो बंटवारा था वो 1947 में हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 1946 में बन गई थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही था पहले। और फिर अब जो मेंबर्स थे वो 4,000 से भी ज़्यादा थे, मतलब कि 300 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स बच गए थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, 299 मेंबर्स, उनसे भी बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान के भी थोड़े लोग थे उनमें, राइट। फिर उसके बाद जब पार्टीशन हो गया तब सिर्फ और सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला सिचुएशन था। एक तो पार्टीशन हो रहा था हमारा, और वॉयलेंस भी बहुत क्रिएट हो रहा था, बहुत मारपीट हो रही थी, और बहुत सारे लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 10 लैक्स पीपल जो है मारे गए थे। और क्या हो गया था, और जो ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविजनल स्टेट्स, अब प्रिंसली और प्रोविजनल स्टेट्स कौन कौन से थे? एक थे प्रिंसली स्टेट्स होते थे, प्रिंसली स्टेट्स, एक होते हैं हमारे प्रोविजनल स्टेट्स होते थे, प्रोविजनल स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि जो इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिश का, मतलब कि यहाँ पर राजा ही राज करते थे, बट राजा भी किसके कहने पर काम करते थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कहने पे काम करते थे। बट जो प्रोविजनल थे स्टेट्स थे, उसमें जो थे वो डायरेक्ट रूल जो था किसका था? यहाँ पर तो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं कि जो है अपना मर्जी तो चला रहे हैं, बट राजा रानी तो वही है, बट राजा रानी अपनी तरफ से फैसला नहीं ले सकते, वो तो इनडायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना रूल चलाई जा रही है प्रिंसली स्टेट्स में। बट प्रोविजनल स्टेट में वो अपना रूल नहीं चला, वो डायरेक्टली ही अपना रूल चला रही है। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल प्रोविजनल स्टेट में था उनका। तो क्या हो गया था कि जब हमने आज़ादी ले ली थी, जब हमने बोला कि गवर्नमेंट को कि हमें जो है चाहिए आज़ादी, तो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो प्रोविजनल स्टेट्स थे वो तो हमारे अंडर आ गए थे, क्योंकि वो तो डायरेक्टली जो थे क्योंकि जो प्रोविजनल स्टेट्स थे वो तो डायरेक्टली ही गवर्नमेंट के थे, तो वो तो हमारे अंडर आ गए थे। बट जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ब्रिटिश लोगों ने क्या बोला कि यू विल ओनली डू, मतलब कि तुम ही फैसला करोगे कि तुम्हें जो है इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, कि आपने खुद ही इंडिपेंडेंटली एक जगह में अपना बस जाना है।
तो मतलब कि तुम्हारा फैसला है। तो ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और मेड इंडिपेंडेंट। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। और जो एक हमारी इंडिया भी था वो भी एक डाइवर्स कंट्री थी, लैंग्वेजेस अलग, रीजन अलग, तो हमें किसी को भी दुख देना नहीं चाहते थे, तो बहुत ही मुश्किल हुई थी। और और पहला तो हमारा रीज़न हो गया एक तो पार्टीशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डाइवर्सिटी, लोगों की डाइवर्स कंट्री थी इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, किलिंग हो रही थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें से लोग चले गए थे, ठीक है। और 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 जो ब्रिटिश लोग थे ब्रिटिश लोगों ने क्या कह दिया था कि हम मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स को अपने जो है अपना फैसला खुद लेने के लिए कह दिया था। तो जो मेकर्स थे उनको बहुत, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, तो उनको इतना सिक्योर नहीं लग रहा था, उनको ये भी नहीं पता था कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चल भी पाएगा हमारा या नहीं। ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये फ्यूचर में इतना मतलब सिक्योर लग ही नहीं रहा था कि हम पता नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल पाएंगे या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के राही हम काम कर पाएंगे नहीं, कुछ भी था। तो मेकर्स को बहुत ही एंग्जाइटी फील हो रही थी और फ्यूचर ऑफ द कंट्री की बहुत चिंता भी हो रही थी कि जो अभी सिचुएशन है पता नहीं आगे क्या होगा। तो इनको बहुत ही जो है मुश्किल हो रही थी। तो देखो कितनी मुश्किल में भी इन्होंने कितना बड़ा काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पार्टीशन ऑफ पाथ ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप देखो पहले ही लोग विचार करने लगे थे कि हमें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और फ्रीडम। देखो बेटा 1920 से ही लोग फ्रीडम चाहिए गाना गाने लग गए थे। तो लोगों को लगा था कि एक ना एक दिन तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी, एक ना एक दिन तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये जो 1928 में क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू और कुछ उनके फॉलोअर्स या फिर कुछ जो उनकी टीम में थे उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब कि एक वही कच्चा पक्का सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है फिर 1931 को कराची सेक्शन में डिस्कस किया गया। वहाँ पर तीन बहुत ही मेन चीज़ें लिखी हुई थी, जो उनको लगा था ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसमें से पहले थी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। जो ये तो लोगों को पक्का लग ही रहा था कि हम तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही रखेंगे, वुमेंस को भी अधिकार होगा वोट करने का, सबको अधिकार होगा, पुअर जो कास्ट बेस्ड कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। दूसरा हमें था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ये भी फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी कि फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, क्योंकि वो उस दौर से गुजर रहे थे, उनको पता था कि फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है और इक्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब इक्वल ही नहीं होगा बंदा तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो आपका इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों होनी चाहिए। और एक तीसरे में क्या था कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो मिनॉरिटीज़ हैं वो शायद पीछे ना रह जाएं। और हमें पता था कि अब देखो हम ब्रिटिश रूल के कितने अंडर थे, मतलब कि हम ब्रिटिश लोगों के कितने अंडर थे। अब ब्रिटिश लोगों के अंडर तो हम हैं, तो हमें पता था कि जब हम किसी के अंडर रहते हैं तब कितना दुख होता है। तो वो माइनॉरिटीज़ लोगों का भी दुख देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, पहचान रहे थे, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि जो भी राइट्स होंगे माइनॉरिटी के उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमने पढ़ा कि जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे पास सा कर लेते हैं। डिस्पाइट टू ऑल द डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बिग एडवांटेज था और
कि हमें कम से कम फ्रीडम स्ट्रगल जो थी उसने हमें बहुत सारी हेल्प की थी। हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल थे हमें कुछ एडवांटेजेस भी थे, ऐसा नहीं है कि जो जब डिफ़िकल्टीज़ ही थी कुछ एडवांटेजेस भी थे। हमने बहुत सारे कंट्री से एग्जांपल्स लिए थे, हमसे पहले बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट हो गई थी, मतलब इंडिपेंडेंट उन्होंने अपनी फ्रीडम ले ली थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बहुत सारी हमने जो है पिछले लोगों से भी सीखा, हमने जो है ब्रिटिश लोगों से सीखा, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से सीखा। हमें उनका जितने भी पॉलिसीज़ अच्छी लगती थी हम अडॉप्ट कर लेते थे। और भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जो है अपना जो भी हमारे जो पहले फ्रीडम स्ट्रगल्स थे हमने उससे सीखा। हमने नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑफ, मतलब कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमने उससे सीखा। फ्रीडम स्ट्रगल जो आइडियोलॉजीज़ थी हमने उससे सीखी। जितनी भी आइडियोलॉजीज़ थी, जितने भी लोगों के विचार थे, जैसे कि गांधी जी ने पहले ही 1931 में एक यंग इंडिया में भी अपने विचार लिखे थे कि अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसमें से भी हमें बहुत हेल्प मिली थी। जो मोतीलाल नेहरू जी ने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था उसमें भी कुछ मेन 3 चीज़ें लिखी थी जिसने हमें बहुत हेल्प किया। और भी बहुत कुछ था, तो हमें पता था कि ये 3 चीज़ें तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए ही चाहिए। और हमें जो सिस्टम था, क्योंकि ब्रिटिश रूल से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने एक एक्ट भी लिया था और एक हमने जो है अपना एक हमने कैसे इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस वगैरह चीज़ें वो हमने जो है ब्रिटिश लोगों से सीखी, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। सो अब हम पढ़ते हैं। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to perform our society and politics. There were sharp differences of opinions with the freedom struggles about the path India should take after independence. Such differences exist even today. Yet some basic ideas then come to be accepted by almost everyone. बहुत सारे डिफरेंसेस थे। अब मतलब कि आप और मेरे में बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए, हमारे थॉट्स में डिफरेंसेस हो गए, हमारे ओपिनियंस भी अलग हो सकते हैं। अब 100 बंदे जो है एक क्या कहते हैं एक रूम में हैं तो उनमें डिफरेंसेस तो होंगे, मतलब डिफरेंसेस वैसे नहीं, मतलब थॉट्स में डिफरेंसेस होंगे, उनके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ में सारे टिके हों। वो चीज़ जो मोतीलाल नेहरू जी ने 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, अच्छा जिनके फॉलोअर्स नहीं थे, 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे कि कांग्रेस के और अदर लीडर्स, वो भी 8 अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस, वो जो थे उन्होंने मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1931 में। फिर कराची सेक्शन में वो डिस्कस हुआ था नेशनल, और उन्होंने इस चीज़ों पर एग्री किया था। कौन कौन सी चीज़ें थी कि मिनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी उन्होंने इन चीज़ों को बेसिक वैल्यूज़ मानते हुए बहुत हेल्प की उनकी। ये मतलब कि उनको पता था कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। The familiarity with the political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. Institutional design में बहुत help की। British has introduced very weak legislative और इलेक्शन जो है हेल्ड हुए थे 1937 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव के लिए, और जो मिनिस्टर्स थे वो हुए थे एंड मतलब कि उस वक्त फुली इंडिपेंडेंट हम नहीं हुए थे। But the experience gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful. कंट्री बहुत यूज़फुल हुए थे। जब इलेक्शंस हुए थे 1937 में तो लोगों ने मतलब कि बहुत सीखा था उन चीज़ों से कि कैसे फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, डिज़ाइन में बहुत हेल्प हुई थी, ठीक है। और
और that is why Indian Constitution adopted many institutional details and from colonial law like Government of Indian जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में बना था, वो एक्ट इनको बहुत अच्छा लगा तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वैसे ही कुछ कंट्रीज से भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की थी, जैसे फ्रांस से उन्होंने इक्वालिटी लिबर्टी जैसी चीज़ें जो हैं सीखी, यूएसए से उन्होंने बिल ऑफ राइट्स सीखा, उन्होंने रशिया से सोशलिज़म सीखी, उन्होंने जो है बाकी क्या रह गया हमारा, बाकी अमेरिका से जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या प्रेम्बल बनाना सीखा। और 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 चलो आगे हम पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा। Years of thinking and a framework of constitution, our leaders gained the confidence to learn from other countries, but on their own terms. Many of the leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary hanji. ब्रिटेन से उन्होंने कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सीखी कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होना भी अच्छी बात होती है, मतलब पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशंस होती हैं, तो वो चीज़ इनको ब्रिटेन की बहुत अच्छी लगी। क्या चीज़? द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, राइट्स ऑफ बिल ऑफ राइट्स, सोशलिज्म, और ये चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की क्योंकि इन ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें पता है कितनी ही डिस्कशंस हो चुकी थी, वो आगे आएगा शायद। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया था, राइट। The drafting of the document called the Constitution was done by the Assembly of Elected Representatives is called कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो असेंबली थी वो 1946 में ही जो है इलेक्ट हो गई थी, और फिर फर्स्ट मीटिंग इनकी कब हुई थी? दिसंबर 1946। इनका जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वर्क नवंबर 1949 में ख़त्म हो गया था, और जब इन इफ़ेक्ट में आया, इफ़ेक्ट में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो इफ़ेक्ट में 26 जनवरी 1950 में आया, ठीक है। और डिवीज़न हो गया था, जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डिवाइड हो गए थे, क्योंकि डिवीज़न पार्टीशन हो गया था, 299 मेंबर्स ही रह गए थे। और रिपब्लिक डे का बात हमारा 26 जनवरी 1950। और जो क्या कहते हैं, जो मैं अब हम एक क्वेश्चन उठ जाता है कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन 60 डिबेट्स थे, कैसे हम सेम ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। और जो है क्या कहते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया था, है ना। बहुत सारी डिबेट डिस्कशंस हुई पड़ी हैं, लिखा भी हुआ है 12 बल्कि वॉल्यूम्स में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिबेट डिस्कशंस हुई हैं वो सारा कुछ 12 बल्कि वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है। और जितना भी हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब रिकॉर्डेड है। और जो अमेंडमेंट होती है, जब हमें कुछ चीज़ गलत लगती है तो हम उसमें अमेंड कर लेते हैं। और नो वन एक्चुअली फॉलो इट्स, द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। Over the last 5 centuries, several groups have questioned some provisions of the constitution. कुछ provisions constitution के क्वेश्चन किया, पर पूरी बुक को क्वेश्चन नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें नवा बना के दो। ये जो सेकंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इलेक्टेड थी, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज तो नहीं हुआ था बट इलेक्टेड थी, ठीक है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब देखो, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें सारे लोग थे, तो मिनी इंडिया बुलाया जाता था इसे। और ये जो मिनी इंडिया थी उसमें जो था मतलब कि सारे ही लोग थे पुअर, मतलब कि सबके ही
जो थे सभी तरह के लोग थे, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कि सभी जात पात रिलीजन सबका ही हामी थी, इसलिए अभी तक इसे हुआ नहीं है। ठीक है। और आगे इलेक्टेड मेनली द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेटिव ने ये किया था, ये मैंने आपको बता दिया था। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड द, मतलब कि ये जो असेंबली थी उसमें कुछ जो फ्रीडम स्ट्रगल वाले लोग थे वो भी शामिल थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी थी। In socially terms, the assembly represented members from different languages, culture, occupation सबका अलग था, और जो लोग थे उन्होंने बहुत ही मिलकर काम किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ऐसा नहीं था कि जैसा है वैसा ही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट्स भी थी, और ओपन था मैनर में, है ना। और जो चेयरमैन थे, जब उन्होंने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किया था तब 2000 अमेंडमेंट से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी, और बहुत सारी डिबेट डिस्कशंस हुई है। 4 days स्प्रेड ओवर 3 years। एवरी डॉक्यूमेंट जो है प्रिजर्व्ड है, सारा एक एक वर्ड जो है रिकॉर्ड किया गया है, और जो इनको प्रिंट भी किया गया है 12 बल्कि वॉल्यूम्स में। तो अब हम पढ़ने वाले गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब फिलोसफर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब जो फिलोसफर्स जो थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे एक BR अम्बेडकर हो गए, तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम सारे ही देख रहे थे, और प्रोमिसेस भी सारे ही कर रहे थे। तो ये जो महात्मा गांधी जी ने पहले ही 1931 में यंग इंडिया नाम की मैगजीन में बता दिया था कि मुझे इंडिया कैसा चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उनमें, और सभी प्रेम से रहें, राइट। कोई ड्रग्स और कोई भी ड्रग्स से लुप्त ना हो, पावर्टी ना हो, सारे शेयर करें अपना, हारमनी से रहें। और क्या क्या बोला था उन्होंने, अनटचेबिलिटी तो मैंने बता दिया आपको, ड्रग्स का शिकार नहीं होने चाहिए, और 4 चीज़ें उन्होंने बोली थी। ड्रग्स का शिकार नहीं होने चाहिए, जो इंडिया है उसमें पावर्टी ख़त्म हो जाए, पावर्टी ना रहे, अनटचेबिलिटी, और लास्ट में उन्होंने बोला था कि जो लोग हैं वो हारमनी से, पीस से रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, और जितने भी उन्होंने इनइक्वालिटीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ थे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जो कास्ट पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे ये। और क्योंकि ये पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने कुछ बातें इनको महात्मा गांधी जी की अच्छी नहीं लगती थी, तो उन बातों को भी क्रिटिसाइज़ कर देते थे, और स्पीच इन्होंने जब लास्ट मोमेंट में जो बहुत अच्छी दी थी, कि इनको ना इन्होंने स्पीच में ये भी कहा था, 15 अगस्त की स्पीच में नेहरू जी ने भी स्पीच दी थी, स्टी विद डेस्टिनी। ठीक है, और उन्होंने स्पीच में क्या बोला था कि जो हमारा जो जो हमने अब पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है हमारे पास, हमके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, बट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हमें नहीं है अभी तक कास्ट, रिलीजन, जेंडर में अभी भी भेदभाव हो रहा है, तो हमें उसे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, अभी भी हम इक्वल नहीं हुए हैं, हमें इक्वल होना चाहिए। और नेहरू जी ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी थी। ठीक है, और 15 अगस्त को नेहरू जी ने भी बहुत फेमस स्पीच अपनी दी थी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी क्या है, पहले पन्ने में हमारे प्रेम्बल में लिखी हुई है,
और ये जो प्रेम्बल है हमें गाइड करता है। सबसे पहले प्रेम्बल बना था, प्रेम्बल। अब ये प्रेम्बल इतना है कि जब भी कोई अमेंडमेंट होती है तो प्रेम्बल देखा जाता है कि उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा, प्रेम्बल के हर एक शब्द को वॉयलेट, किसी भी शब्द को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, मतलब कि भावनाओं को। और ये अमेरिकन से लिया गया था। और ये जो प्रेम्बल है ये बिगिनिंग एक शॉर्ट पूरा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बुक है इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मतलब कि पूरा आप कह सकते हो पूरा निचोड़ दिया है और इसे प्रेम्बल में लिख दिया। मतलब कि पूरी एक, जैसे कि एक मूवी का ट्रेलर होता है ना, वैसे ये प्रेम्बल है, राइट। हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं। और ये जो प्रेम्बल है ये तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब भी ये प्रेम्बल ने बहुत हेल्प किया था, और जब हम अमेंडमेंट करते हैं तब भी ये प्रेम्बल बहुत हेल्प करती है। तो हमें कुछ वर्ड्स को समझना होगा प्रेम्बल के। फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटैक्ट कर रहे हैं सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स, और कोई वी द इंडिया, अब इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं, और ये सभी इंडिया के हैं। और सोवरेन क्या होता है कि सोवरेन होता है कि जो पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके पास सुप्रीम राइट है कि वो करें कुछ, मतलब कि सुप्रीम राइट है। सोवरियन मतलब कि कोई भी आउटसाइड का बंदा, मतलब कि और कोई कंट्री का बंदा हम पे रूल नहीं कर सकता, हमारे किसी भी मैटर पे इंटरफेस नहीं कर सकता। इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम राइट इंडिया के लोगों के पास ही है। सोशलिस्ट मतलब जितना भी वेल्थ होगा, जनरेट होगा, उसे हम सोशली जो है इक्वल बांटेंगे। और ये जो भी है, जो भी ये जो लैंड लूंड है वो ऑनर तो गवर्नमेंट ही करेगी। और जब गवर्नमेंट को लगेगा, और इन लैंड और इंडस्ट्री जो भी ऑनर कर रही है, ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। और जब उनको लगेगा तब वो इक्वालिटीज़ को मिटाने के लिए ये इंडस्ट्री और लैंड यूज़ करेंगे, और सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को कम करेंगे। सेकुलर मतलब कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक की इसमें हमें पॉलिटिकल राइट्स हैं, हम जो है हम इलेक्ट करेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें इलेक्शंस होते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल राइट है, हमारे पास हम वोटिंग का राइट है, ठीक है। और अकाउंटेबल है, हमारा जो इंडिया अकाउंटेबल है, जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, और इस गवर्नमेंट को सब कुछ मानना पड़ेगा, मतलब कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हित पे ही काम करना होगा। और जो रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय द पीपल, कोई भी आर्बिट्री रूलर नहीं होना चाहिए। जस्टिस मतलब लोग किसी भी मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट जेंडर सबको जस्टिस मिले, है ना। और सबको जस्टिस मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी लोगों के सामने इक्वल है, किसी को भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको एक जैसा बिहेव करा जाएगा, है ना। और जस्टिस में ये लिखा हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों में, लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और जब भी पॉलिसीज़ बनेंगी तो सबको देखते हुए ही बनेंगे, और जो गवर्नमेंट है सबका ही वेलफेयर करेगी। और सोशल इनक्वालिटीज़, जो सोशल इनक्वालिटीज़ करते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए। और लिबर्टी मीन्स कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हम जैसा भी करें वैसा करें, बट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ना पाई जाए, मतलब कि अनरीज़नेबल कि जिसका कोई रीज़न ही नहीं आएगा उसकी कोई होना। हम ओपिनियन देने के लिए फ्री हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम ओपिनियन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी कि हमें अब भाईचारा बना के रहना चाहिए, हमें जो है मिलजुल के रहना चाहिए, पीस में हमें दूसरे लोगों को अपनी फैमिली मानते हुए मानना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बनाने में बहुत हेल्प किया है, मतलब कि बहुत हेल्प हुई है ये फ़िलॉसफी से, ये वैल्यू से। ये जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ब्रिटिश लोग करते थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव थी, उन वो चीज़ों से भी बहुत
हमें हेल्प मिली है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो अमेंडमेंट्स होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बनाते हैं जब हमें नीड होती है। और ऐसा नहीं है कि अब देखो इतना बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं होगी। अमेंडमेंट हो ही होगी जैसा ही जब पीपल को लगता है कि उनकी एस्पिरेशंस हैं कि वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें ये अमेंडमेंट्स को टाइम टू टाइम ये अमेंडमेंट्स होती हैं। और ये क्यों होती हैं? अब देखो अमेंडमेंट्स बार की बारी चेंज होती हैं तो तभी तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है। और जो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं होगी। टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें बदल सकती हैं, राइट। और वैसे वैसे लॉज भी बदलते रहते हैं और लोगों की मतलब कि सोच भी बदलती रहती है, तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी करना ज़रूरी पड़ जाते हैं। और जो लोग पावर में आ जाते हैं तो उनको डिसीशंस मतलब कि आप देखो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ही दिया गया है, पार्लियामेंट को ही दिया गया है कि तुम, क्योंकि पार्लियामेंट हम जो है इलेक्ट करते हैं तो लोग ही अमेंड करेंगे, लोग ही कुछ न्यू लॉ लगाएंगे, तो पार्लियामेंट ही है जो न्यू लॉज भी बनाती है, उसमें अमेंडमेंट भी करती है। जब भी अमेंडमेंट की जाती है तो ये देखा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रही, कोई वायलेट तो नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर। यही पूरा चैप्टर है। अब मैं इस चैप्टर का आपको समरी देना चाहूँ तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, और मैं एक समरी की वीडियो अलग से लेके आऊँगी, 5-10 मिनट की वीडियो होगी और पूरे चैप्टर की समरी टाइप सी होगी जिसमें सब कुछ बता दूंगी मैं आपको। और ये जो साइड पे फ़ोटोज़ लगी हैं ये आप ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। आपसे पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट कौन बना था, प्राइम मिनिस्टर, तो आपको ये ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 10 मिनट्स की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको सारा चैप्टर वन शॉट या फिर थोड़े ही टाइम पे भेजूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं अभी यहीं पर इसे बंद कर रही हूँ। थैंक यू।